आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि अभी जनाब ने बताया कि हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो जोशीमठ के बारे में बातचीत करने के लिए हुए हैं कि आखिरकार जोशीमठ पे क्या हो रहा है और किस तरीके से हम समझ सकते हैं या भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों उनके लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। आजकल हाल फिलहाल में कुछ दिनों से लगातार हम जोशीमठ के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ज़मीन सरक रही है, लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, लोगों के पास में घरों में दरारें आ गई हैं। कुछ इस तरह की घटनाएं हमें सुनने को मिल रही हैं और लगातार हम उन चीज़ों को मीडिया के थ्रू, अखबारों में उसे देख रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने से पहले क्या वास्तव में जो हो रहा है वही है या वो कुछ और है? उसके कारण क्या है? ये चीज़ सबसे मेन है जिसको हम आज थोड़ा-सा यहाँ पर समझेंगे। आप जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी ने लगभग जोशीमठ के बारे में सुन रहे होंगे। सबसे पहले किसी भी चीज़ को समझने से पहले या जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वास्तव में जोशीमठ जिस पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, उसकी प्रकृति कैसी है? ये कोई ठोस पहाड़ नहीं था। कभी हिमस्खलन हुआ, उसके साथ एक मलबा, चट्टानों के बड़े-बड़े टुकड़े, वो किसी वजह से वहाँ इकट्ठे हो गए एक साथ। और समय के साथ लोगों की जो रिहाइशें वहाँ हुईं, वहाँ लोगों ने अपने घर बना लिए, समय दर समय डेवलपमेंट चलता रहा। और आज स्थिति ये हो गई है, क्योंकि वो ठोस तो है नहीं और उस वजह से जो दबाव जो पड़ रहा है उसके ऊपर, ये उसका मुख्य कारण है, जिसकी वजह से आज ये स्थिति पैदा हो गई है कि भविष्य अब लग रहा है कि क्या जोशीमठ रहेगा या नहीं। जो लोगों के दिमाग में जो आ रही है कि क्या भविष्य में कभी जोशीमठ नाम की जगह होगी, सब अपने अपने अटकलें लगा रहे हैं। अब ये स्थिति पैदा क्यों हुई? क्या जोशीमठ में ये पहली घटना है? क्या इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ? होता रहा। पहाड़ों में अक्सर भूस्खलन की समस्याएं देखने में आती हैं, क्योंकि जो उत्तराखंड का जो पूरा हिस्सा है, ये शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है और ये जो है सेस्मिक जोन नंबर 5 में है और यहाँ पर लगातार भूकंपों का आना होता रहता है। लेकिन प्रकृति का दोहन, संसाधनों का दुरुपयोग किया जाना, ये कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जिसकी वजह से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो अब हम क्या सोचें कि भाई हम वहाँ विकास कार्य बंद कर दें? अगर विकास कार्य बंद हो जाएंगे, वो भी उचित नहीं है। तो क्या किया जाए उस चीज़ के लिए? जोशीमठ को जितना मैंने अब तक स्टडी किया और जो भी उसके तथ्य सामने आए, उसके हिसाब से जो मुख्य कारण जो हैं, जो ये जो चीज़ें हो रही हैं, जनसंख्या का घनत्व, कभी वहाँ पर जो जनसंख्या है लगभग 20,000 की पॉपुलेशन लगभग है वहाँ पर, लेकिन 20,000 की पॉपुलेशन वो है जो वहाँ रह रही है। लेकिन 20,000 की पॉपुलेशन के अलावा जो अत्यधिक दबाव जो जनसंख्या का वहाँ हो रहा है, उसको एक तरीके से ऐसा शामिल कर दिया कि ये तो स्वर्ग का दरवाज़ा है। ये लोगों की सोच ऐसी हो गई है। लगातार वहाँ पर जो बिल्डिंगें, जो भवन निर्माण हो रहा है, ऊंची-ऊंची बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, बगैर ज़मीनी हकीकत को जाने बगैर। जिस वजह से जिस हिस्से पर, जिस पहाड़ पर वो जोशीमठ नामक की जगह बनी हुई है, वहाँ इतना दबाव बढ़ना शुरू हो गया कि वो पहाड़ जो है, क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो ये है कि वो सरकना है उनको, क्योंकि वो ठोस नहीं है। वो मलबा, रेतीले चट्टानें, वो उनकी एक जमावड़ा था और जो लगातार उस पर जो दबाव पड़ रहा है, उस दबाव की वजह से वो चीज़ें अब वापस हटनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि किसी भी ज़मीन के भू हिस्से की एक अपनी ताकत होती है किसी भी चीज़ को संभालने की। लेकिन जब उसकी ताकत से ज़्यादा उस पर दबाव दे दिया जाए, तो वो या तो वो डिस्ट्रॉय होनी शुरू होगी, जो हम अब ये देख रहे हैं। दूसरा, सरकारी जो तंत्र वहाँ काम कर रहा है, हमने
सभी लोगों को सुना कि वहाँ एनटीपीसी की एक इकाई है वहाँ पर, जिसकी वजह से जो उन्होंने पहाड़ों में विस्फोट किए, उस विस्फोट की वजह से वो पहाड़ों में दरारें पड़नी शुरू हुई। कुछ इस तरह का है। क्या वास्तव में ऐसा है? हम लोग वहाँ से बहुत दूरी पर हैं। हम तो सिर्फ वो देख रहे हैं जो मीडिया दिखा रही है, लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है। अवेयरनेस की कमी सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग जो है, जो वहाँ जो आम जनमानस था, उन्होंने अपनी संस्कृति को छोड़कर उन्होंने सिर्फ एक उसको बिजनेस उसमें तब्दील करना शुरू कर दिया। जिस जमीन, जिस भवन की इमारत, जिसकी नींव जो कमजोर हो, क्या वहां 4 मंजिला इमारत बनाई जा सकती है? नहीं। अगर आप एक ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि उसकी नींव मजबूत हो। लेकिन जो उन्होंने नींव बनाई, उन्होंने क्या उसको लगातार उसको बहुमंजिली इमारतें बनाने शुरू कर दी। 2011 के एक आंकड़ों के अनुसार वहां लगभग 1800 भवन थे 2011 में। लेकिन 2011 से 2022 तक आते आते जो भवन थे, उनके अलावा नए भवन बनाए गए, और साथ ही साथ जो भवन पहले से बने हुए थे उनकी मजबूती को ध्यान में रखे बगैर उनके ऊपर और मंजिल से मंजिल उनके ऊपर बढ़ानी शुरू कर दी। और दबाव लगातार कहाँ पड़ रहा था? उस नींव के ऊपर जो पहले से ही कमजोर थी। सरकार और समाज कई बार जो कमीशन जो आते हैं, जो रिपोर्ट्स जो आती हैं, जो कमेटी गठित की जाती हैं, उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर, उनके निर्देश के ऊपर, उनकी सूचनाओं के ऊपर ना समझना या उसको अवॉइड करना, हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं। सरकार की बेरुखी और लोगों की नासमझी या जागरूकता की कमी, ये सब चीज़ें मिलकर आज जोशीमठ के संकट को सबके सामने है। और ये बात सिर्फ जोशीमठ तक ही सीमित नहीं है। उसके आसपास के इलाके, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, यहाँ तक कि नैनीताल का जो एक मुख्य आकर्षण है जिसे हम बोलते हैं नैनी झील, वो भी अब संकट में है। अगर यही दोहन लगातार चलता रहा तो आने वाले समय के अंदर ये पॉसिबल है कि नैनीताल झील सिर्फ फोटो में दिखाई देंगे और वहां पर एक सपाट मैदान हो जाए। लेकिन उसके लिए जब तक हम लोग समझदार नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसे हम बदल नहीं सकते किसी भी हालत में। हम लोगों को बाहर निकल कर आना होगा उस चीज़ को समझने के लिए। अब जैसे हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ लगातार यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है। जगह कम है, लेकिन जनसंख्या घनत्व इतना हो गया है कि आप जहाँ पर आप 10 मिनट में पहुँच सकते हैं, आपको अगर आप सड़क से जाना चाहें तो वहाँ आपको कम से कम आधा घंटे का समय लग सकता है। अगर मैं सिर्फ इसी क्षेत्र की बात करूँ तो अगर यहाँ कोई इंसिडेंट अगर होता है तो जो ईएसएफ जो हैं, हमारे जो व्हीकल्स जो हैं, फायर ब्रिगेड है या एम्बुलेंस है और भी जो हमारी गाड़ियाँ हैं, उनको आने में बहुत समय लग जाता है। और अगर इस स्थिति को अभी नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले समय के अंदर जो जनसंख्या विस्फोट जो होगा, उसकी हालत के जिम्मेदार सरकार के साथ साथ हम खुद होंगे। क्योंकि हम लोग सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते उस चीज को। और ये जोशीमठ है, लगातार स्थिति। अब जो सवाल जो आता है कि क्या भविष्य में जोशीमठ बचेगा या वो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा, अटकलें बहुत लगाई जा रही हैं। आम लोग कह रहे हैं कि भी हमें विस्थापित करो, हमारे मकानों में दरारें पड़ गई हैं। सबसे पहला जो त्वरित जो आया सामने, वो 2 जनवरी की रात जो दरार देखने में आई, और वो दरार सुबह तक इतनी बड़ी हो गई कि बड़े बड़े पत्थरों से उसको भरा गया। और उसकी वजह क्या बताई जा रही है कि भाई वहाँ पर जो सुरंग जो बनाई जा रही है, वो जो जल स्रोत जो थे वहाँ पर, वो जल स्रोत का एक जो भी हिस्सा होगा वो ब्लास्ट कर गया या खुल गया, और वहाँ से लगातार पानी का रिसाव शुरू हो रहा है। जबकि इसरो भी कह रहा है कि जोशीमठ पर संकट है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चमोली जो हैं, उनका जो कहना है, जो उन्होंने अब तक उसको स्टडी किया, भाई
कह सब रहे हैं, लेकिन कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा, कोई ऐसी पुष्टि नहीं है। भूगर्भ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जमीन धंसेगी, लेकिन कितनी धंसेगी इसकी कोई किसी के पास में जानकारी नहीं है, पुख्ता जानकारी नहीं है। और लोगों में जो डर, जो भय जो हो रहा है, उसकी वजह से स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। और ज़रूरी नहीं है कि ये स्थिति यही हो, इससे ज़्यादा भी बिगड़ सकती है। लेकिन जो सबसे पहली जो मुख्य बात जो सामने आती है वो ये आती है कि अब हम करें क्या उस पर, और ऐसे हम कौन से कदम लें कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कहीं और ना हो। हम इसीलिए तो इसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ऐसी स्थिति लगातार होती रहेगी। और यही नहीं, इसके अलावा चीज़ें और बिगड़ेंगी। सरकार की उदासीनता इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है। दूसरा मुख्य कारण लोगों में जागरूकता की कमी। जब तक हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में जागरूक नहीं होंगे तब तक ये स्थिति लगातार होती रहेगी। अब सवाल जो आता है, अब फौरी तौर पर लोगों को विस्थापन किया जा रहा है, लगातार वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है, लेकिन क्या उनके पास खाने की जगह होगी? क्या वो कहाँ कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ वो रहेंगे? जिन्होंने अपनी पीढ़ियाँ वहाँ गुजार दी, आज वो लोग दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्हें धर्मशालाओं में, उन्हें राहत कैंपों में शिफ्ट तो किया जा रहा है, लेकिन कब तक? इसका कोई पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं कि ये 2 महीने में ख़त्म होगा या 2 साल में ख़त्म होगा या 20 साल में ख़त्म होगा। और जब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं होगा तो जिन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, क्या वो सिर्फ राहत कैंपों में ही रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। सरकार प्रयासरत है कि उन लोगों को अलग अलग जगह पर शिफ्ट किया जाए। उन्होंने कुछ 5 पॉइंट अभी चिन्हित किए हैं जो कि भी आधिकारिक पुष्टि में नहीं आए हैं कि जहां लोगों को, जोशीमठ के लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन क्या गारंटी है कि दूसरा जोशीमठ भविष्य में नहीं आएगा? बिल्कुल होगा। और इस मामले के अंदर जो मीडिया जो है, सबसे जो अहम भूमिका में होती है मीडिया, वो बहुत रॉन्ग लोगों के अंदर जो जान मैसेज जा रहा है, वो इस मीडिया का सबसे बड़ा कारण है। किसी समय एक हमने पढ़ा था कि सरकार के 3 आधार स्तंभ हैं, जिसमें चौथा स्तंभ जो है मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन आजकल का जो मीडिया है वो लोगों को लगातार इतना ह्यूमिलेट कर रहा है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या है। हर व्यक्ति, मीडिया का जो रिपोर्टर है वो भूगर्भ शास्त्री है, वो इतनी डिटेल बताएगा, लोगों को लगेगा कि यार हम तो पागल हैं फिर तो। मतलब कि साइंटिस्ट, अगर आप किसी एक न्यूज़ रिपोर्टर की अगर आप पढ़ें उसको, स्पीच को जो वो एक्सपोज करते हैं, तो जो साइंटिस्ट जो है ना वो भी शर्मिंदा हो जाएंगे कि यार हमने पढ़ाई की या नहीं की। लेकिन वो लोग लगातार लोगों के दिमाग में वो चीज़ें बिठा रहे हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और इस चीज़ों से निकलने के लिए जब तक हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें और बिगड़ती रहेंगी। अगर मैं इसको एक चित्र के हिसाब से समझाऊं कि एक पहाड़ है जिसे लगातार जेसीबी से काटा जा रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है, और एक कमरे के अंदर, झोपड़ी टाइप के कमरे के अंदर एक टीवी चला के एक आदमी बैठा हुआ है, और उस पर क्या दिखाई जा रही है? न्यूज़। न्यूज़ कौन सी? जोशीमठ। लेकिन वो उस पर ध्यान है, उसका टीवी पे ध्यान है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि जहां वो बैठा हुआ है, जिस पहाड़ी पर वो बैठा हुआ है, वो भी तो लगातार गिर रही है। लेकिन नहीं समझेंगे, नहीं, लेकिन हल्ला जरूर मचाएंगे। ये हमारी लोगों की सबसे बड़ी कमी। किसी भी समस्या के निदान के लिए अपने संयम का बना रहना और दिमाग का इस्तेमाल करना, ये सबसे मुख्य है। लेकिन आज ना तो हमारे पास संयम रह गया है और दिमाग तो
खत्म ही होता जा रहा है। हम लोग यहाँ बैठकर कर रहे हैं कि हम ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन जब वहाँ की बात आ रही है तो किसी को समझ नहीं आ रहा कि वहाँ करें क्या। सरकार ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वहाँ पर मीडिया पर या और किसी भी आर्टिकल को प्रकाशित होने पर बैन लगा दिया कि भाई यहाँ की जानकारी बाहर नहीं जाएगी। लोग जो अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला तो जा रहा है, लेकिन किस तरीके से निकाला जा रहा है, जो आप जमात के जो लोग गए हैं वहाँ पर वो उसको देखे जरूर होंगे उस चीज़ को कि किस तरीके से निकाला जा रहा है। उन्हें वहाँ से उठाकर एक गुरुद्वारे में बिठा दिया, जो मंदिर मस्जिदों की जगह है वहाँ उनको शिफ्ट किया जा रहा है। अरे वो भी तो हिस्सा उसी का ही है। कल को जिस गुरुद्वारे में जहाँ वो 10 लोग अलग अलग जगह पे लोगों पे थे, हो सकता है कि 10 में से 5 का मकान बच जाए या 5 लोग बच जाए, लेकिन सरकार क्या कर रही है, उन 10 लोगों को इकट्ठा किया, उठा के एक जगह बिठा दिया। अगर वो गुरुद्वारे की ज़मीन वो धर्मशाला ही उस पर सरक जाए नीचे, फिर क्या होगा? जहाँ एक लोग मरते वहाँ 10 के 10 मरवा दिए सारे के सारे। और लोग अपने डर के ऊपर, उनका जो डर जो इतना हावी हो गया है कि उनको अब समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या। और अगर चीज़ें अगर अभी भी नहीं पकड़ी गई, नहीं बदली गई, तो स्थिति और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, जैसा कि इस समय चल रहा है। हम लोग जोशीमठ 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 लगातार चिल्ला रहे हैं, लेकिन जोशीमठ को समझा कोई नहीं। वजह क्या है किसी को समझ मतलब नहीं है। अब क्या है कि भाई वहाँ पर वो पहाड़ सरक रहा है, गिर रहे हैं लोग, मकान गिर रहे, दरारें आ रही हैं। लेकिन जब वो पहली बार 2011 में, उससे पहले भी, उसके बाद लगातार जो चीज़ें घटना घटती रहीं, उस पर ध्यान किसी ने नहीं दिया। अगर शायद कुछ पहले समय पर उस लोगों को उनकी जो मांग जो थी, प्रशासन अगर उनको समझ लेता तो आज ये स्थिति पैदा नहीं। अब हम क्या करें उस मामले में? असली जो सवाल जो सामने ये आता है कि हम क्या करें। एक आम नागरिक होने के नाते हम वहाँ के निवासी नहीं हैं, हम वहाँ से बहुत दूरी पर हैं। हम क्या करें? क्या हम जोशीमठ को बचाएं या नया जोशीमठ बनने से रोकें? ये दो सवाल है। प्राकृतिक है, वो पहाड़ जब तक धंसेगा, जब तक उसे एक स्थायी आधार नहीं मिलेगा, तब तक वो जमीन लगातार सरकेगी। उसे सरकने से कोई रोक नहीं सकता। अभी तक की जो रिसर्च जो सामने आई है कि ये सामने आया है कि अभी उस पहाड़ को सरकने से रोका नहीं जा सकता। कोई ऐसा उपाय नहीं है जो उस पहाड़ को सरकने से रोक दे। आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि जोशीमठ के नाम पे एक दूसरा पहाड़ दिखाई दे या एक सपाट मैदान दिखाई दे। अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हम उस पहाड़ को सरकने से नहीं रोक सकते, लेकिन नया जोशीमठ ना बने इसके लिए हम जरूर कदम उठा सकते हैं। और उसके लिए कदम क्या है कि हमें लोगों को समझदार बनना होगा। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम सही और गलत समझने की ताकत में नहीं होंगे, दिमागी हालत में नहीं होंगे, तब तक ऐसे जोशीमठ लगातार बनते रहेंगे समय के साथ। और हो सकता है अगर यही स्थिति अगर नियंत्रित नहीं की गई तो पूरा उत्तराखंड आने वाले समय में इस तरह की चीज़ों से 2000 होता रहेगा, रूबरू होता रहेगा। और हम लोग हर कुछ कुछ महीने बाद सुनेंगे कि आज वो पहाड़ सरक गया, आज वो पहाड़ सरक गया और आज वो पहाड़ सरक गया। तो अब क्या एक सवाल अगर आता है तो क्या हम डेवलपमेंट बंद कर दें? क्या हम विकास कार्य बंद कर दें? क्या वो तो संभव नहीं है, लेकिन विकास कार्यों के तरीकों को हम थोड़ा सा बदल सकते हैं। सरकार को अपनी नीतियां थोड़ी सी बदलनी होंगी, लोगों को जागरूक होना होगा। जब तक ये चीज़ें नहीं होती हैं तब तक जोशीमठ जैसा संकट लगातार आता है। और एक आम नागरिक होने के नाते ये हमें अगर जो भी हम मदद जोशीमठ के लोगों को दे सकते हैं वो हमें ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और इसके लिए प्रयास रहें कि नया जोशीमठ ना बनने पाए।
जनसंख्या घनत्व जो है उसको कम किया जाए। और जो ऐसी जगहें हैं, मैं ये नहीं कहता कि भाई हम घूमना फिरना फिर यहाँ से लोग जाना बंद कर दें, नहीं, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ें समझनी होंगी कि जब तक ज़मीन मजबूत नहीं है आप ऊंचे भवन निर्माण नहीं कर सकते। कई बार कई जगह आना जाना होता है, देखते हैं कि पहाड़ों की चोटी पर से वो जब उतरते हैं नीचे, ठीक है कि आपने कर लिया, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर प्रकृति का दोहन जो हो रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, करो, लेकिन जो सड़कें वहाँ चौड़ी करो जहाँ ज़रूरत है। आप कम से कम प्रकृति संसाधनों को जितना ज़्यादा छेड़ा जाएगा वो उतने कमज़ोर होते चले जाए। आज खूबसूरती के नाम पर ज़मीनें खोखली की जा रही हैं, ठीक है, विकास कार्य चल रहा है, लेकिन किसी के पास में ये जवाब नहीं है कि यदि इसकी वजह से कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी किसकी है। हम सब देख रहे हैं इस चीज़ों को, तो हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि हम पहाड़ सरकने से नहीं रोक सकते, लेकिन नया जोशीमठ ना बने उसके लिए हम ज़रूर कदम उठा सकते हैं। और ये कदम कोई साल 2 साल बाद ना उठाए जाए जब तक स्थिति और बदल चुकी होगी। ये कदम आज से ही उठाने शुरू किए जाए, समझदारी आज से ही आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम भी कभी उस जैसे विक्टिम बन सकते हैं। तो जितने लोग हमारे संपर्क में हैं उनको अवेयर करें कि सरकारी जो नीतियां जो हैं वो यदि लगता है कि गलत हैं तो उनका जवाब भी दिया जाए। और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि यदि कोई कमीशन कोई इस तरह की रिपोर्ट्स जो देती है उसको नेगलेक्ट ना करके उस पर ध्यान दिया जाए। अगर शायद ये चीज़ें पहले हो चुकी होती तो आज ये चीज़ें नहीं होती। आने वाले समय के अंदर चीज़ें बदलेंगी, लगातार सरकार प्रयासरत है। और अभी वहाँ पर 1 टीम NDRF की और 4 टीम SDRF की वहाँ पर तैनात की जा चुकी है, जो कल तक के उसके वो हैं, और लगातार वहाँ पे रिलीफ वर्क चालू है, किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो मुख्य बिंदु आती है जागरूकता, जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक ऐसी चीज़ें लगातार बदलती रहें। ये कमी शब्द हैं क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बात कर सकते हैं, अभी हम कुछ कर नहीं सकते, बस इतना कर सकते हैं कि ऐसे भविष्य में ऐसी चीज़ें से दूरी बनाई जाए, इनकी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोअज़्ज़िज़ साथियों और सुरेश कुमार जी और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत मुख्तसर वक्त में चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा, इसलिए कि सुरेश कुमार जी ने बहुत तफसील से यहाँ बातें यहाँ रख दी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सुरेश कुमार जी का अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि हमारी कॉल पर, हमारी गुजारिश पर वो यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमें बहुत कुछ इनलाइटन किया है, हमें बहुत कुछ रोशनी दी है वहाँ के सिलसिले में। हमारे तो वो ऑब्ज़र्वेशन हैं, वो मुशाहिदात हैं जो वहाँ मैंने देखे हैं, वो आपको यहाँ आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन बहुत सारे हक़ाइक़, बहुत सारी जो वहाँ की वास्तविकताएं हैं, वहाँ की रियलिटीज़ हैं, उनके सिलसिले में आपने तफसील से बता दिया है। तो यहाँ से हमारा जो डेलीगेशन 15 तारीख को गया था, उसमें हमारे 5 मेंबर्स शामिल थे हमारे साथ। इनामुर रहमान साहब थे, नैयर साहब थे, आमिर जमाल साहब थे और वसीम साहब देहरादून से शरीक थे। तो हम लोग 16 को वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ जो कुछ हमने देखा वो यहाँ जाकर अंदाज़ा लगा, यहाँ से आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसलिए कि तकरीबन 849 मकान अफेक्टेड हैं उससे, और उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हैं। और वो सही बात है, उन मकानों में कोई रह नहीं सकता, डर और ख़ौफ है। वहाँ के लोगों से हमने मुलाकातें की तो वो लोग भी इतने खौफज़दा हैं कि वहाँ उनका रहना
मतलब मेंटली वो रह ही नहीं सकते, इसलिए हुकूमत भी उनको वहाँ से निकाल रही है। जैसा आपने बताया है कि उनको वो 849 मकानों के जो मकीन थे, जो लोग रहते थे वहाँ, कुछ लोग तो जो बहुत वेल ऑफ थे वहाँ अपने दूसरी जगह मुंतकिल हो गए हैं, दूसरी जगहों पर। लेकिन तकरीबन 259 फैमिलीज़ को हुकूमत ने रिहेबिलिटेट किया है और वहाँ कुछ होटल्स में रखा है, लॉजेस में रखा है, और जैसा आपने बताया गुरुद्वारों में रखा है, जहाँ उनको जगह मिली है। लेकिन वहाँ की हालत ये है कि जैसे 4 कमरों का मकान था, उसमें 10 लोग रहते थे, तो उनको 1 कमरा दिया गया। अब 10 लोग 1 कमरे में रहते हैं, तो बहुत तकलीफ़ में हैं वो लोग चाहते हैं कि भाई इससे कुछ अच्छा इंतज़ाम किया जाए, उनको रिहेबिलिटेट करके जोशी मठ में या कहीं दूसरी जगह उनको मुंतकिल किया जाए। तो हम लोगों ने जो चीज़ें वहाँ देखी थी, तो उसमें 2-3 बातें बहुत अहम हैं। ये बात आपने सही कही है कि जोशी मठ पर बहुत लोड पड़ गया है, बहुत बोझ हुआ है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ी है। मिसाल के तौर पर 2011 में उसकी पॉपुलेशन 16,000 थी, अब वो बढ़कर 50 से 60,000 हो गई है। अभी से 48,000 थी, लेकिन अभी नई जो बात मालूम हुई कि 60,000 तकरीबन है। अब 60,000 लोग, क्योंकि पहाड़ उतना ही बोझ उठा सकता है जितना वो उठा सकेगा, तो लेकिन अगर ज़्यादा बोझ हो गया तो अपरेंट मालूम होती है, जो ज़ाहरी तौर पर हम समझ सकते हैं वो है कि उस पर बोझ ज़्यादा हुआ है, ये वहाँ पर आए। दूसरी बात है, जैसे आपने बताया और बहुत सही बात है, प्रकृति से, नेचर से जब आप छेड़छाड़ करेंगे और उसके जो बुनियादी उसूल हैं उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो तो बदला लेगी आपसे। नेचर तो बदला लेता है ना, तो गोलोक रखता। अब ज़्यादा बोझ होगा तो ज़मीन खिसकेगी। दूसरी बात यह है कि वहाँ जो कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ है, वहाँ हमने देखा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई, जैसा आपने भी बताया है। हालांकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वहाँ बनाना ममनू है हुकूमत की तरफ से, लेकिन आप जानते हैं हमारा मुल्क करप्शन के मामले में कितना आगे है। जहाँ 1 मंजिल या 2 मंजिल बननी चाहिए वहाँ 5 मंजिला बनी हुई, रिश्वत लेके लोग बना लेते हैं और फिर बाद में ये सब अंजाम देखना होता है। तो वहाँ मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग भी दिखाई पड़ी है। एक मसला ये भी है कि टूरिस्ट बहुत आते हैं वहाँ, तो एक बड़ी तादाद टूरिस्ट आती है, वहाँ ठहरती है, तो ये भी एक मसला है कि उसका वो बोझ वो उठा नहीं पा रहे हैं और वो धंस रहा है। जो हम लोग जो गए थे तो हमारा मकसद ये था, अच्छा उसमें जो 4 वार्ड है, म्यूनिसिपल वार्ड, जहाँ पर ज़्यादा वो अफेक्टेड हैं, उसमें गांधीनगर है, सिंह बाग है, मोहन बाग है, सुनील बाग है, यहाँ के लोग ज़्यादा अफेक्टेड हैं। और पूरे जोशी मठ के तकरीबन 30% लोग अफेक्टेड हैं, मतलब 70% अभी सेफ़ है। और दूसरी बात ही वहाँ के लोगों ने ये बात बताई कि ऐसा नहीं है कि ये दरार आज पड़ रही है, बल्कि इससे पहले भी दरारें 2-4-5 साल पहले भी हल्की होती थी, तो लोगों ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। लेकिन जब दरार बड़ी होने लगी और तब जाके उन्होंने नोटिस किया। दूसरी बात ये कि वहाँ जो JP इंडस्ट्रीज़ की कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ तो बड़ा हादसा हुआ। जैसा आपने बताया कि पानी ऐसा लगता है कहीं स्टोर था, उसको निकलने की कोई जगह नहीं, तो उसने वो बाउंड्री तोड़कर पानी बह रहा और मुसलसल बह रहा है। वो बाउंड्री को बना रहे हैं, लेकिन वो तोड़कर आगे बह रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो करें। तो हम लोगों ने उन लोगों से भी मुलाकात की जो लोग जोशी मठ बचाओ समिति बनाई है, उनके प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की कि आपका मुतालबा क्या है। तो वो कहते हैं कि भाई हमें कहीं से रिहेबिलिटेट किया जाए, जोशी मठ में नहीं तो कहीं और बनाया जाए। तो हुकूमत उसके लिए कोशिश कर रही है, लेकिन सही बात ही है कि इतने लोगों को एक बहुत जल्दी कहीं रिहेबिलिटेट करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है कि हमने ख्वाहिश की हो जाए, तो लोग इसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। हम जो गए थे वो इसलिए गए थे कि हम उनकी क्या रिलीफ कर सकते हैं, हम उनके क्या काम आ सकते हैं। बाद में मालूम हुआ कि हुकूमत तो उनको कोई रिलीफ कर रही है। अब मिसाल के हम लोग कंबल लेके गए तो कंबल लेने से वो इनकार करते हैं, या कोई खाने पीने की चीज़, वो भी कहते हैं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मालूम हुआ कि वहाँ इस तरह की ज़रूरत नहीं। तो हमारे लिमिटेशंस ये थी कि हम इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। कोई जमात, कोई पार्टी, कोई NGO वहाँ जाकर उसके जो बुनियादी मसाइल हैं कोई हल नहीं कर सकता। इसलिए कि कोई मकान गिर रहा हो और 1-2 मकान नहीं है और उसकी बेस और बुनियाद भी वो कमज़ोर हो, तो वो कैसे उसको कोई बना सकता है। तो यहाँ आकर भी हमने मीटिंग की और किया तो मालूम ये हुआ कि हम उसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ हुकूमत से मुतालबा कर सकते हैं, हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं कि वो उनको कहीं और ले जाकर बसाए। वहाँ एक होटल टूट रहा था, हम लोग उस पर दूर से देखा हमने उसको। उसके बारे में मालूम हुआ कि उसके मालिकों ने धरना वरना दिया और उनसे कुछ मुआवजा मिला उनको। अब ऐसे मौके पर तो लोग फ़ायदा भी उसका उठाते हैं। 7-8 करोड़ रुपए उसने लिए हुकूमत से। तो जिनके मकान टूट रहे हैं तो हुकूमत वहाँ ये करती है कि जिसके बड़े
छोटी दरारें आईं, अगर हुकूमत के लोग जाते हैं, अगर देखते हैं कि भाई इसमें रहने लायक नहीं है तो उसमें लाल निशान लगा के आते हैं, फिर हुकूमत के लोग आते हैं उसको ले जाकर कहीं और उनका घर खाली करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों ने, ये जो तादाद है 849 की, इससे ज़्यादा वहाँ है। लोग छुपाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी मकान आए और हमें घर खाली करना पड़े। अच्छा, घर एक ऐसी चीज़ है कि आदमी अपने सर छुपाने की जगह होती है। किसी भी सूरत में कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, तो वो लोग छुपाते भी हैं। तो इसका मतलब है तादाद काफ़ी 50% मुतासिर हैं लोग, वहाँ अफेक्टेड लोग जो हैं वो 50% से कम नहीं है, लेकिन लोग अपने घरों को छुपा रहे हैं कि कहीं हुकूमत की तरफ से हमें ज़बरदस्ती ना बाहर निकालना पड़े। तो अब वहाँ जो कुछ हम कर सकते हैं, हुकूमत से मुतालबा कर सकते हैं, और दूसरी काम ये कर सकते हैं कि उसको हल्का किया जाए। अगर जिन लोगों को वहाँ से हटा बसा दिया जाए, दूसरी जगह बसाया जाए। और ये आम तौर से वहाँ जो हम लोगों ने देखा कि NTPC के ख़िलाफ़ वहाँ पर गुस्सा है उनको। गो NTPC जगह जगह बोर्ड लगे हुए। मालूम हुआ कि उन्होंने कोई टनल बनाई थी, उसमें जो ब्लास्ट किए थे उसके पहाड़ हिल गया है, वो उसकी वजह से है। अलबत्ता कुछ जो मैंने यहाँ आकर जियोलॉजिस्ट से बात की है, जियोलॉजिस्ट की राय देखी है, तो उसमें तो एक जियोलॉजिस्ट ने ये बताया जो भूगर्भ शास्त्री है कि हम उसमें अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये क्यों हो रहा है। अभी तो ये दूर से कह रहे हैं अंदर, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसमें पहाड़ के अंदर क्या हो रहा है, वो क्यों ऐसा हो रहा है, हम अंदाज़ा दूर से अंदाज़ा कि बोझ इस पर ज़्यादा हो गया है या ब्लास्ट हुआ है या NTPC ने कुछ डिस्टर्ब किया है पूरे, ये तो है, लेकिन सही अंदाज़ा नहीं है कि उस पहाड़ के अंदर क्या चल रहा है। तो उसके अंदाज़े के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह का किया जा रहा है और लोग देख रहे हैं उसको। तो हमारा ख्याल ये है कि वो बहुत सही कही आपने कि कुदरत की जो कवानीन है और कुदरत के प्रकृति के जो सिद्धांत हैं उनसे जब हम कंप्रोमाइज़ करेंगे तो हमें यही नतीजा होगा। तो मैंने जो कुछ यहाँ हमारी टीम गई थी, टीम अब भी इस पर गौर कर रही है कि हम क्या कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात कर सकते हैं, मिनिस्टर से मुलाकात कर सकते हैं, दो मुतालबा कर सकते हैं। संघर्ष समिति के लोगों से हमने मुलाकात की, उनसे कुछ बातें भी कहीं, उनको हर संभव सहायता जो भी मुमकिना हेल्प हो सकती है वो देने का उनसे वादा किया है। हम इसके लिए भी तैयार हैं और हुकूमत चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात का हमारा प्रोग्राम है और उनसे बात करेंगे कि अगर वो कहते हैं वो हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। और सिर्फ ये जमात इस्लामी का नहीं बल्कि जोशीमठ को बचाने के लिए और जोशीमठ जैसी घटनाएं दूसरी जगह न घटित हों और ऐसे वाक़यात दूसरी जगह पेश ना आए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे एहतियाती इक़दाम करें। अगर वो होगा, हुकूमत करेगी तो करेगी। करप्शन बहुत बड़ी बात है उसमें। दूसरे जगहों पर भी देखते हैं कि वो जब जिस तरह चाहते हैं बनाते चले जाते हैं और पहाड़ को और बोझल कर रहे हैं। तो ये वो चंद बातें जो थी जो मैंने ऑब्ज़र्व की थी वहाँ पे सामने पेश की। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।